हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे उनका मतलब डायनेस्टिक इतिहास पूरा का पूरा देख लिया था। उनके ख़ानदान को देख लिया था कि कहाँ से कहानी शुरू हुई थी। हरिहर राय एंड बुक्का राय, है ना, दो भाई थे। वहाँ से आते आते एक बैटल लड़ा गया सदाशिव राय के द्वारा, और ये राया सरनेम कॉमन यूज़ करते थे, ठीक है। और बैटल लड़ा गया। बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, या फिर बैटल ऑफ बनीहट्टी, या बैटल ऑफ तलीकोटा, ठीक है। ये देखो, राक्षसी तंगड़ी, बनीहट्टी, बैटल ऑफ तलीकोटा। इसके बाद ये छोटी सी जगह पर आकर सीमित होकर रह गए थे। जो एम्पायर इतना बड़ा था वो फिर सिमट कर आकर एक कोने में बिल्कुल दब कर रह गया था, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इन्हीं से रिलेटेड एक बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर एम्पायर की अगर हम लोग बात करें, इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज था। और आप उसको कंपेयर कर सकते हो। बताओ, दिल्ली सल्तनत की कौन सी डायनेस्टी से? खिलजी डायनेस्टी से, ठीक है। तो रायाज जो थे, जो कि राजा थे, जितने भी राजा थे ना, वो सरनेम अपना यूज़ करते थे राया। जैसे कृष्णदेव राया, देवराया वन, देवराया टू। अच्छा, मुझे क्या बताओ, देवराय वन, देवराय टू, इनमें से कृष्णदेव राय कौन है? दोनों नहीं है। शाबाश, ठीक है। तो रायाज जो हैं किंग, दे एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। कौन कौन से डोमेन में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मैटर्स में। एंड राजा वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जब न्याय की बात आती थी, काफ़ी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट्स दी जाती थी लोगों को, सच एज म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स काट देना, ठीक है। एंड थ्रोइंग टू एलिफेंट्स देवर गिवन। थ्रोइंग टू एलिफेंट मतलब जंगली हाथी के सामने ना कुचलवाना, हाथियों से भिड़वाना, बेकाबू हाथी के सामने आपको फेंक देना। तो आप कहाँ तक भागोगे, कितना भागोगे। उसके बाद अगर राजगद्दी पर बैठना होता था विजयनगर एम्पायर में किसी को भी खानदान में, तो सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज मोस्टली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, बट समटाइम्स यूसरपेशन टू द थ्रोन ऑल्सो अकर्ड। अब ये यूसरपेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब मान लो कि खानदान में से जो एक परिवार का जो खून चला आ रहा है, उसको उन्हीं के लोगों को बैठना चाहिए। लेकिन अगर रूलर अगर वीक है तो दूर के रिश्तेदारों को भी बुलाया जा सकता है, या फिर किसी एक खास पर्सन को भी बुलाया जा सकता है। याद करो, मैं जब से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज करवा रहा हूँ, ओवर इम्फोसाइज करवा रहा हूँ। इनका एक ही मकसद होता था, याद है मॉर्निंग लेक्चर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रीजन, है ना। ये नहीं चाहते थे कि हम किसी प्रिंसिपल्स को श्रेया फॉलो करते करते यहाँ पर हड़कंप मचवा दें इस रीजन में, है ना। और ऐसा भी नहीं था कि डरे रहते थे। जैसे आपने देखा है एक चीज, उत्तर भारत के जो रूलर्स हैं हमेशा डरे रहते थे, कोई आक्रमण ना कर दे, कोई घुसपैठ ना कर ले, कोई ऐसा ना कर ले। इनको पता था। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पॉलिटिशियंस हैं और दो सबसे टॉप के राजनेता हमारे, मान लो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ठीक है। वो आपस में पार्लियामेंट में कितनी भी एक दूसरे की तौहीन करें, एक दूसरे की सरकारों को गिराने की कोशिश करें, एमपीशिप छीन लें, जेल पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन जब पार्लियामेंट का डिनर आयोजित होता है ना, तो दोनों एक दूसरे को हाथ से वाले खिलाते हैं, अपने साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये दुश्मनी की ब्यूटी होती है कि आप जानते हो ये बगल वाला जो मेरे खिलाफ जो बैठा हुआ है, षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन फिर भी स्माइलिंग फेस के साथ मैं सोने की कटोरी से उसको खीर खिला रहा हूँ और वो मुझे, ठीक है। ये रवैया था विजयनगर रूलर्स का। और ये एनालिसिस आशिम आपको याद होगा, हमने क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ी है। आपके टाइम पर भी पढ़ी, जब आप क्लास 12 में थे, उसके बाद भी मैंने आपको कई बार पढ़ाई है ना। तो बट समटाइम्स यूसर्पेशन टू द थ्रोन ऑल्सो अकर्ड, सच एज व्हेन सलूवा किंग नरसिम्हा केम टू द पावर बाय एंडिंग द संगम डायनेस्टी। अच्छा, ये संगम लिटरेचर नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, याद रख लेना। जो लोग नहीं जानते हैं मैं फिर से उनको रिकॉल करवा देता हूँ। विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 डायनेस्टीज थी। सबसे पहले संगम,
फिर सलूफ या सलूवा, फिर टुलुवा या टुलूफ, और लास्ट में अराविडू। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और चीज़ कौन गए, कृष्णदेव राय कहाँ से था ये? संगम, सलुवा, टुलुवा या फिर अराविडू? देवराय वन, और ये जो टुलुवा डायनेस्टी से है कृष्णदेव राय। शाबाश, ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये याद रखने आप लोगों को। राजा तो था, ही वॉज हेल्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन हिज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। रोज की अपनी दिनचर्या में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, उसका मंत्रिमंडल उसको गाइड करता था। जो पूरे का पूरा जो किंगडम था उसकी व्यवस्था कैसी थी, वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा हुआ था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते थे, ध्यान से सुनना, मंडलम, नाडु, स्थल, और सबसे नीचे ग्राम यानी कि गांव, विलेज एरियाज। मंडलम का जो गवर्नर था उसको बोला जाता था मंडलेश्वर या फिर नायक। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर दूं आपको, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप क्लास 12 की वो जो विजयनगर एम्पायर वाला जो चैप्टर है और ट्रैवलर्स वाला जो चैप्टर है, आप उसको देखना शुरू करो। आपको बहुत अच्छा मैंने वहां पर स्ट्रक्चर दे रखा है कि इनका पूरा का पूरा व्यवस्था कैसी चलती थी। सबसे टॉप पर कौन है, इसका मतलब रायास। रायास के नीचे नायक्स। क्लियर है स्ट्रक्चर? मंडलेश्वर, ठीक है। विजयनगर रूलर जो हैं, दे गिव फुल पावर टू द लोकल अथॉरिटीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इन लोगों ने क्या करा था, ये भी देखो एक दक्षिण भारत का एम्पायर ही तो है विजयनगर। तो जो चोला ट्रेडिशन जो चलता था दक्षिण भारत में ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, इट वॉज कंसिडरेबली वीकेंड, काफी कमजोर हो गया था अंडर द विजयनगर रूलर्स। चोला रूलर्स मतलब अच्छे थे, मेंटेन करके रखते थे कि विलेजेस को उनको एक सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट का स्टाइल देना है, सेल्फ सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल देना है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना है। ये चोला रूलर्स के जो ट्रेडिशंस थे यहाँ पर चलते थे। लेकिन उसी दक्षिण भारत में जब बात आती है विजयनगर एम्पायर की, तो दिस कंसेप्ट वॉज वीकेंड अंडर विजयनगर रूलर्स। अब जो नायक जो थे, इन्हीं को बोला जाए नायकशिप्स, उनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ हेरिडिटरी नायकशिप्स टेंडेड टू कर्ब देयर फ्रीडम एंड द इनिशिएटिव। किसकी फ्रीडम की बात हो रही है यहां पर? विलेज एज सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, विलेज एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस स्टाइल या सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो गवर्नर्स है प्रोविंसेस के, वो जनरली रॉयल प्रिंसेस को बनाया जाता था, मतलब राजा के बेटों को, ठीक है। लेटर पर्सन्स बिलोंगिंग टू वेसल्स ऑफ द रूलिंग फैमिलीज, मतलब वही लैंडलॉर्डशिप आप कह लो उसको, जमींदार्स कह लो, या आप अपने अच्छे सैनिक कह लो, या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, फ्यूडल लॉर्ड्स कह लो, ठीक है। तो पर्सन्स बिलोंगिंग टू वेसल्स ऑफ द रूलिंग फैमिलीज एंड नोबल्स, इनको भी बाद में गवर्नर अपॉइंट करा जाने लगा। जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स होते थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा आज़ादी होती थी। वो अपने खुद के कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, अपने खुद के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते थे उस लेवल पर, मतलब प्रोविंशियल लेवल पर, और अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करके रख सकते थे। अपने कभी कभार ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले कि उन्होंने कभी कभार अपने खुद के सिक्के भी मिंट करे थे, ठीक है, हालांकि छोटी छोटी तादाद में। द टर्म फॉर द प्रोविंशियल गवर्नर वॉज नॉट फिक्स, मतलब टेन्योर की बात हो रही है यहाँ पर। जो टेन्योर था, जो टाइम पीरियड था प्रोविंशियल गवर्नर का, इसको ये फिक्स नहीं था, और ये डिपेंड करता था उसकी एबिलिटी पर और उसकी स्ट्रेंथ पर। हर एक जो गवर्नर था, ही वॉज पेड अ फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैन एंड मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दस इट वुड नॉट बी टोटली रॉन्ग टू अज्यूम दैट विजयनगर वॉज मोर अ कॉन्फेडरेसी देन अ सेंट्रलाइज एम्पायर। मैंने आपको बताया था ना ये वाली चीज स्टार्टिंग में ही। आसपास के रूलर्स के साथ, या फिर मान लो कि जितना भी डोमेन एरिया प्रोविंसेस जो विजयनगर किंगडम का पार्ट है या नहीं भी हैं, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सारे के सारे एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रदान करते थे, है ना। लैंड रेवेन्यू के अलावा ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द वेसल्स एंड फ्यूडल चीफ्स, कस्टम्स कलेक्टेड एट द पोर्ट्स, कस्टम ड्यूटीज की यहाँ पर बात हो रही है, एंड टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशंस, ये दूसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे सरकार के लिए।
लैंड रेवेन्यू को फिक्स रखा गया था एट जनवरी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये वाली चीज आप वेदिक गीत से देख रहे हो ना लगातार, याद है बाली टैक्स याद है, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। हमेशा क्या चला रहा है 1/6। सिर्फ एक वो बेवकूफ था मोहम्मद बिन तुगलक, याद है 50% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जनता ने बगावत कर बैठी थी उससे। आज तक इतिहास में सिर्फ वही बेवकूफ रहा है। आर्मी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कलफेट हुआ विजयनगर एम्पायर और बेहमानी किंगडम के बीच में, मतलब एक बार की बात नहीं, मैं किसी वॉर का नाम नहीं ले रहा हूं, जो इनके बीच में भिड़प होती थी। अच्छा भिड़प तो तीनों के बीच में होती थी ना, बताओ जरा विजयनगर एम्पायर के दो शत्रु कौन? बेहमानी किंगडम, डेक्कन सल्तनत, हाँ डेक्कन सल्तनत, और याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डेक्कन सल्तनत बोल रहा हूं, मैं दिल्ली सल्तनत नहीं बोल रहा हूं। दिखाया था मैंने आपको यहां पर। ये डेक्कन सल्तनत। इसके अलावा कौन से रूलर्स उड़ीसा के, जल्दी बताओ? गजापति रूलर्स। लेकिन क्या ये एक दूसरे को स्टेबिलिटी भी देते थे? याद है वो हवन वगैरह जब भी कुछ होगा या डायरेक्ट डिस्प्यूट्स होंगे, सक्सेशन होगा, तभी हेल्प करेंगे। याद है विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर में जो रूलर्स थे वो डेक्कन सल्तनत को बेहमानी किंगडम में जब उथल पुथल मचने लगी थी, उन्होंने एक पर्सन को हटाकर दूसरे पर्सन को रिस्टॉल करवाया था वहां पर, है ना? तो एक बार बताओ ये क्यों करवाया जा रहा है? रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा आपको तब ये एनालिसिस दूंगा, लेकिन छोटी सी मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो आईआर में एक ये क्वेश्चन पेंडिंग है, वो अलग बात है कि हमारे पीएसआईआर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जो बन सकता है कभी भी, वो ये है कि भारत में पॉलिटिकल व्यवस्था जो है या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये एक बात पर डिपेंड करती है कि नेबरिंग कंट्रीज की जो सरकारें हैं वो कितनी स्टेबल हैं। समझ गए? द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन समझ में आया? अब इस चीज का आंसर सोचते सोचते ना आपके 8 मिनट निकल जाएंगे पेपर के अंदर, लेकिन अगर आप इसको सोच के देखो ना तो ये बहुत ईजी भी है। मतलब जिसको क्लिक हो गया तो फिर वो 30 सेकंड्स में सोच कर लिखना स्टार्ट भी कर सकता है इस आंसर को। क्या हुआ था या होता क्या है, जब भी भारत के आसपास के मुल्क में, नेबरिंग कंट्रीज में जब चुनाव होने लग जाते हैं, भारत की सरकार और भारत के एम्बेसडर्स, स्पेशली आईएफएस की ना नौकरी बड़ी रिलैक्सिंग नौकरी होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस। उनको कोई काम नहीं होता, आराम से जाओ फॉरेन लोकेशन पे, बीच पे पड़े रहो, लड़के ताड़ो लड़कियां ताड़ो, जो मर्जी करना है करो, इंटरनेशनल खाओ, डॉलर में कमाओ, पाउंड में खर्च करो, जो करना है करो। लेकिन जैसे ही अगर भारत की एम्बेसी किसी कंट्री में या फिर वो कंट्री के अंदर चुनावी प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के साथ रिश्ते साझा करने के लिए, तो आईएफएस ऑफिसर्स की दिन रात जान निकलेगी जो उस कंट्री के अंदर तैनात है उनकी एम्बेसीज में। तब बस उनकी ड्यूटी लगती है, और बाकी तो पूरी जिंदगी मौज करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? खैर, जब भी मतलब मान लो कि आसपास के मुल्कों में इलेक्शंस होना शुरू होते हैं, मैं सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जो भारत से जुड़ी हुई है, दूर दराज के कंट्रीज में इलेक्शंस हो, वहाँ पर भारत वैसे भी ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अब भारत के ऊपर आपको मैंने साउथ एशिया वाला चैप्टर पढ़ाया था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। भारत के ऊपर शरिया क्या करते हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, सारे के सारे हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाते हैं कि भारत जो है वो बिग ब्रदर की अप्रोच अपनाता है, एक डोमिनेंट पावर की अप्रोच अपनाता है। इसलिए कई सारे जो मुल्क हैं लाइक नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वो कभी कभार अपना रुख, इवन श्रीलंका, वो चाइना की तरफ मोड़ने लगे हैं, स्पेशली उसके बीआरआई के बाद। याद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और पाकिस्तान तो पूरे का पूरा उस रंग में भंग चुका है बीआरआई के, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद है अक्सर एक नाम मैं आप लोगों को देता हूँ शाइनी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, और उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार की डायमंड हार्बर पॉलिसी, डायमंड नेकलेस पॉलिसी। श्रीलंका इस झांसे में चाइना के फंसा था, और उसका एक पोर्ट तो था 99 साल के लिए लीज पर गिरवी पड़ा हुआ है चाइना के पास, क्या नाम है उसका, हम्बनतोता पोर्ट।
और भारत जो है फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया और ईरान वगैरह जैसे देशों की तरफ रिलाय करता है फिर पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह को एक्सेस करने के लिए। आपने एक पोर्ट का शायद से नाम सुना होगा, दुकाम पोर्ट, जिसको कई लोग डुकैम पोर्ट भी कहते हैं, DUKAM, दुकैम पोर्ट, है ना। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जैसे बांग्लादेश की अभी करंट प्रधानमंत्री कौन है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, क्या नाम है उनका? शेख हसीना। शेख हसीना की जो राइवल है, भारत की सरकार नहीं चाहती थी, मोदी जी कभी भी नहीं चाहते थे वो सत्ता में आकर बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते ना बहुत बिगड़ जाएंगे। एक तो ये आपको एग्जाम्पल मिला। तो भारत की सरकार ने वहां के इलेक्शंस को थोड़ा सा, मैं मैनिपुलेट वर्ड कभी यूज नहीं करूंगा इसके लिए, ये गुनाह हो जाएगा यूज करना, थोड़ा सा देखने के लिए, क्लोज ऑब्जर्व करने के लिए अपने एम्बेसडर्स भेजे थे। लेकिन ये कभी कभार रवैया ना दूसरी मतलब दूसरी कंट्रीज में जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, जब उनको पता लग जाता है कि मोदी जी या फिर भारत का कोई भी प्रधानमंत्री है, अभी करंट मोदी जी है 10 साल से, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, और वहाँ पर जानबूझ के अपने साथ रिश्ते साझा करने के लिए। इससे एक नुकसान भी होता है, एक फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा होता है? गलती से अगर ऑपोजिशन पार्टी सत्ता में आ गई तो फिर तो वो भारत के साथ कभी रिश्ते इनिशिएट करेगी नहीं। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि हमें ऑपोजिशन पार्टी को आने से अगर रोक सकते हैं हम लोग, अगर रोक ले, और जो करंट सरकार जिसके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं भारत के, वही सरकार अगर वहां पर आ जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक तो ये एग्जांपल मैंने आपको बांग्लादेश का दिया, एक श्रेय एक बेहतरीन एग्जांपल और देता हूं। अशरफ गानी, जब अभी अफगानिस्तान के जो रूलर थे, इन्होंने इतने अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखे थे भारत की सरकार के साथ। भारत की सरकार ने, आप लोगों ने शायद से न्यूज़ को कभी ट्रैक करा हो 5 से 10 साल में, 5 से 6 साल में, तो आपने सुना होगा शाइनी, भारत की सरकार ने अफगानिस्तान में हाईवे टेंडर लिया था, हाईवे बनवाया, वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाई, है ना, वहाँ के सेंट्रल बैंक को रिस्ट्रक्चर करवाया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पर डेवलप करवाई, बहुत कुछ करवाया। अब देखो श्रेया, मैंने क्वेश्चन क्या बोला आपसे, जो यूपीएससी पूछ सकता है, कि भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसपास के जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब एक बार बताओ, तालिबान आतंकवादी हुकूमत वहां पर आ गई है। अब भारत के जैसी वो आई ना, उन्होंने हाईवे पे, आपको जानते हो, बजूका छोड़ना, रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को वो करना। अशरफ घानी के टाइम पर भारत की सरकार ने, मैं आपको ये PSIR में अच्छे से समझाऊंगा, देखो रिश्ते ना कभी कभार आइडियोलॉजीज पे भी चलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सऊदी अरेबिया की जो सरकार है, आप समझने की कोशिश करो, देखो अभी आपको पूरी की पूरी जड़ पकड़ में आएगी। और ये अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी कनेक्ट कराऊंगा उसको विजयनगर एम्पायर के साथ, मैं आपको कोई फालतू ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ही ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको। सऊदी अरेबिया की सरकार को कुछ साल पहले जब ये लगा, उधर की हुकूमत को, उधर के रूलर्स को जब ये लगा, हमारे लिए एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री बन के रहना ठीक नहीं है। अगर हम USA से सपोर्ट चाहते हैं और गल्फ वॉर से अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। कभी भी वहाँ के जो शेख हैं, जो पठान्स हैं, जो मुसलमान लोग हैं, जो रूलर्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो औरतों को लिबर्टी मिले या कुछ भी मिले। डायरेक्टली इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया उन्होंने वेस्टर्न नेशंस को खुश करने के लिए। औरतों को परमिशन दी गई थी, आपको पता है, टैक्सी ड्राइवर बनाने के लिए। वहाँ टैक्सीज औरतें चलाती हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको पता हो ये वाली बात। तो दूसरी चीज़, अब जो जो पायलट्स हैं वो भी विमेन होने लगी हैं वहाँ पर। और ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये आपकी सऊदी अरेबिया हो गई, या फिर आपकी कतार हो गई, और जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं आपकी, वहाँ पर ये सरकारें USA, वेस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से सपोर्ट पाने के लिए अपनी इकोनॉमी को लिबरल कर रही हैं। आपको अगर लगता हो कि ये कंडीशन क्या पर्याप्त है USA से सपोर्ट पाने के लिए, जी हाँ पर्याप्त है। आप ना भारत को 1991 में इकोनॉमिक पैकेज जो मिला था उसकी कंडीशंस को देख लो। इंडिया को अपनी इकोनॉमी को क्या बनाना था? लिबरलाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड, है ना। तो और LPG लिबरलाइज, हाँ लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज्ड, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब बात ग्लोबलाइजेशन की आती है, भारत या ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है? आप कभी उस कंसेप्ट को रिवर्स कर सकते हो? मैंने आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 9, उसमें क्या लिखा होता है? ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। MNC कल्चर बहुत एक लिबरलाइज कल्चर माना जाता है, एक फ्री कल्चर माना जाता है। मतलब कोई भी जो गुड्स भारत के अंदर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट फैसिलिटीज जो आ रही हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि नहीं हमारा देश ऐसा है, हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ नहीं करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको उनको वो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बात ना कल्चर की होती है। भारत के लोगों के सामने आज भी अगर
लोग कपड़े उतारते हैं तो उनको बहुत ऐसा लगता है, हाँ ये देखो क्या कर रहे हैं, वो देख भाई देख कितना हॉट माल है। उनके मतलब उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। अब गलती उनकी नहीं है, वो कल्चर अभी भी हमारा डेवलप हो रहा है। मैंने आपको एक दिक्कत बताई थी जब मैं ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर आपको कर रहा था। मैं आपको ये पढ़ाई लिखाई वाले ग्राउंड पे सारी बातें बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसी मजाक नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था भारत की दिक्कत क्या है। भारत ऑर्थोडॉक्स चीज़ को छोड़ चुका है, अपने पुराने कल्चर को। अब वो पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज भी नहीं बन पा रहा है और पूरी तरीके से अपने पुराने कल्चर को छोड़ भी नहीं पा रहा है। मतलब फरारी हमें लेकर आनी है, लेकिन उसमें नींबू मिर्च लगानी है, उस पर नारियल हमें जो है वो फोड़ना है, ठीक है। अब क्या है, गोवा में क्या एक बीच है। तो वहाँ पर जब भी ये रशियंस आते हैं, अमेरिकन्स आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस आते हैं, तो वहाँ पर ना एक बंदिशें हैं कि वहाँ पर आप नहीं जा सकते बीइंग इंडियन, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उनको ना प्रॉपर तरीके से घूमना खुले कपड़ों में या लॉन्जरी पहन के घूमना लड़कियों को, मतलब उनको ठीक लगता है और वो आए भी रिलैक्स करने यहाँ पर। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और फिर ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तानी फिर जो है उन पर टॉन्टबाजी करें या उनको अनकंफर्टेबल फील करवाएं। तो वो जो बीच है उसका जो दायरा वो रिजर्व करके रख दिया गया है। और वहाँ पर अंग्रेज़ों को अच्छे से समझा दिया जाता है कि आप गंदगी मत फैलाना, और इंडियंस को भी बोल दिया जाता है वहाँ पर जाना मत, वरना 10,000 15,000 20,000 रुपये की पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जैसे कि इसको हटाओ, इस टॉपिक को हटाओ, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे आसपास के रीजनल स्टेबिलिटी की। अब मैं टूरिज्म वाली बात भी मैंने आपको इसलिए बताई है बिकॉज वो भी एक बेहतरीन तरीका होता है कल्चर को प्रमोट करने का। भारत ने उस बीच को एक इंडियंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बनाकर कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। हमारे कल्चर में अभी भी लोग अगर बहुत सारी मॉडर्नाइज चीज़ों को अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आप क्या पूरी तरीके से हमारे कल्चर में रंगो भंगो या फिर ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा। जैसे जब आप गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह जाते हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस कायदे कानून बहुत अच्छे से समझा दिए जाते हैं। सऊदी अरेबिया या कतर जैसी कंट्रीज़ के अंदर तो आपकी बी हेडिंग भी हो सकती है, आपका सर भी कलम करा जा सकता है पूरा का पूरा, अगर आप बहुत बड़ा अपराध करते हो, वेमेन का रेप करते हुए पकड़े जाते हो, या शराब में अगर आप इन्वॉल्व होते हो, आपने चोरी करी अगर राइट हैंड से, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये भी प्रावधान है कि आपका राइट हैंड काट दिया जाएगा। अगर किसी लड़की ने आपके ऊपर आरोप लगाया और वो आरोप सिद्ध हो गया कि आपने रेप करा है, तो आपका प्राइवेट ऑर्गन काट दिया जाएगा, जिसको कैस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। आपने बेबी मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, वहाँ पर एक जिक्र होता है चॉप स्क्वायर का, है ना। वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूशंस होते हैं और ये असली में जगह है सऊदी अरेबिया में, चॉप स्क्वायर। वहाँ पर अगर आप फालतू की हरकतें औरतों के साथ करते हुए पकड़े गए ना, या चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, आपने किसी को हार्म कर रखा है, तो आपके मतलब आपके शरीर के कम से कम 172 टुकड़े करे जाते हैं और वो चील कौओं को खिला दिए जाते हैं, और जनता को वहाँ पर बुलाया जाता है ताकि उनके अंदर डर पैदा करा जा सके। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अपना इस तरीके का रवैया को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं ताकि ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से सपोर्ट ले सकें। याद करो, एक चैप्टर था जब मैंने नितिन सिंघानिया आपको स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको बोला था मैं आईआर के अंदर इसको समझाऊंगा, शायद से आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए हो, ध्यान से सुनाओ। मैंने आपको एक क्या नाम है उसका, साउथ और नॉर्थ की डिबेट बताई थी मैंने आपको, एक साउथ कंट्रीज और नॉर्थ कंट्रीज, है ना। और वो सारी की सारी एक वर्ल्ड में ऐसा फिनोमेना है कि इक्वेटर के ऊपर जितनी कंट्रीज है वो प्रॉस्परस है, इक्वेटर के नीचे जितनी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, मतलब ट्रॉपिक्स मान लो, ट्रॉपिक्स के ऊपर जितनी कंट्रीज है वो बहुत प्रॉस्परस है, ट्रॉपिक्स के नीचे जितनी कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग या एलडीसी कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्रीज, जिसको हम लोग आईआर में बोलते हैं। हम लोग अंडर डेवलप नहीं बोलते हैं, हम लोग आईआर की भाषा में एलडीसी टर्म यूज़ करते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर एलडीएन, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, जैसा कि मैंने आपको कोल्ड वॉर वाले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया भी था आपको। अब देखो, आसपास की सरकारों की रीजनल स्टेबिलिटी, आपको पता लग गया कि भारत के लिए क्यों स्टेबल कंडीशंस पैदा कर सकती है ना, समझ गए ना आप ये। अब ये चीज़ ना, जो आइडियोलॉजी आज भारत की सरकार की है, आप इसको चाहे बोरोड प्रोविजन कह लो, बोरोड मेंटेलिटी कह लो, बोरोड आइडियोलॉजी कह लो, लेकिन इसकी झलक आपको विजयनगर एम्पायर के अंदर देखने को मिलती है। विजयनगर एम्पायर वाले जानते थे, देखो हमें नेपाल की हुकूमत पसंद हो ना पसंद हो, बांग्लादेश की हुकूमत ना पसंद हो, लेकिन बात ये आती है कि मान लो कि बांग्लादेश में 2 ही अपोजिशन लीडर्स हैं, हमें दोनों ही नहीं पसंद। अब हम क्या करेंगे, हमारा रवैया क्या होगा, जो हमें ज़्यादा लेवल पर नहीं पसंद है, हम उसको दरकिनार करेंगे, और जो हमें नहीं पसंद है लेकिन वो
ठीक है, फिर भी मतलब काम चला हुआ है, तो हम उसको सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे ताकि एटलीस्ट भारत के रिश्ते अच्छे हो सके। क्यों? बांग्लादेश को आप देख लो, बांग्लादेश का रवैया क्या रहता है। 90 लाख रेफ्यूजीज आए थे 1971 का, जब इंडो पाक वॉर हुआ था। बांग्लादेश की सरकार आउट राइटली चेहरे पर साफ मना कर देती है कि माइग्रेशन तो हुआ ही नहीं है हमारे देश से। सोच के देखो जरा, पढ़ाया था ना मैंने मयूर आपको वो जो इरिटेंट्स हैं दोनों कंट्रीज के रिश्तों के बीच में, चैप्टर नंबर 5 जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का था। तो इंडिया बांग्लादेश के कंटेक्स में हमने ये देखा था, एक मेजर आयरेंट दोनों कंट्रीज के रिलेशन। आयरेंट मतलब बेसिकली एक जो तनमन है, आपसी तनाव है या दरार है, या रिलेशनशिप जब ठंडे पड़ जाते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि रिश्ते दो देशों के बीच में ठंडे बस्ते में चले गए। हिंदी के अखबार ये बोलते हैं कि ठंडे बस्ते में चले गए। तो उसमें एक जो दोनों के बीच में जो मन मुटाव है, जो कन्फ्लिक्ट है, इट इज़ विद रिगार्ड टू द डिनायल ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट दैट देयर वॉज नो माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज from Bangladesh to India during Indo-Pak War of 1971, popularly known as Bangladesh War. Okay? अब ये जो मैंने आपको इतना पूरा का पूरा ग्रंथ बताया आईआर से रिलेटेड, अब उसको बेस बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको पढ़ना। विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को तो नहीं, मतलब आसपास के रीजनल स्टेबिलिटी को क्यों सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जब चालाकी दिखाओगे ना तो आप ठोके भी जाओगे। याद है, ये एक डेक्कन पावर को दूसरे डेक्कन पावर से लड़वा रहा था, ये है ना, ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस द डेक्कन पावर्स। और याद है फिर उसके बाद क्या करा था, डेक्कन सुल्तानों ने आपस में अलायंस बनाकर इसी को फोड़ दिया था। याद है वाली चीज। ये जब अहमदनगर को हराने की बात आती थी तो ये बेदार और बेरार के साथ मिल जा रहा है, गोलकंडा को हराने की बात आती थी तो ये बीजापुर और बेदार के साथ मिल जा रहा है, अहमदनगर के साथ मिल जा रहा है। इन सब ने ये बेरार, अहमदनगर, बेदार, बीजापुर, गोलकोंडा, उसके अंदर हालांकि बेरार नहीं था, हमने पढ़ा भी था, लेकिन कुल मिलाकर चलो आप मान जाओ ये सारे के सारे इनकी अलायंस बनी हुई है। इन्होंने अलायंस बना ली, इन्होंने ऐसी क्वाड्रिलेटरल अलायंस बना ली, और उसके बाद इन्होंने अटैक करा। फिर उसके बाद यहां पर हमने पढ़ा भी था, यहां पर ये इसके ऊपर विजयनगर एम्पायर के ऊपर। तो डेक्कन जो स्टेट्स थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बेदार, एक्सेप्ट बेरार, उन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई और विजयनगर एम्पायर को, उनकी आर्मीज को हरा दिया इन द बैटल ऑफ बनीहट्टी, बैटल ऑफ राक्षसी तंगी आप उसको कह लो, या तीसरा नाम कह लो बैटल ऑफ तलीकोटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो कन्फ्लिक्ट चलते थे विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम में, इट लास्टेड फॉर मैनी ईयर्स। जो डिस्प्यूट था दोनों के बीच में ओवर रायचूर दोआब, दैट इज द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और यहीं कौन सा एम्पायर सिचुएटेड था कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में? विजयनगर एम्पायर। इनकी कैपिटल क्या? हम्पी इनकी कैपिटल थी। कैपिटल कह रहा हूं मैं, कैपिटल हम्पी थी। कुल देवता कुल देवी कौन? पंपा देवी कुल देवी हो गई। कुल देवता कौन? विरूपक्ष। ठीक है। एंड ऑल्सो द फर्टाइल एरियाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, दिस लेड टू द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। इनके पास एडेड एडवांटेज क्या था विजयनगर एम्पायर वालों के पास? वेरी गुड, उसको आप ऐसे कहा करो श्रेया, नेचुरल फोर्टिफाइड वॉल्स, नेचुरल फोर्टिफिकेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरली अवेलेबल सैंडस्टोन हिल्स। कितने लेयर में बिछे हुए थे? 3। दुश्मन अगर ये चीजें समझना आपके लिए जरूरी है बहुत। क्लास 12 को कर लो, फिर तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। लेकिन जब तक वो अभी आप तक आपने नहीं देखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। दूसरा ये आपकी
तीसरी लेयर। ओके, शत्रु की सेना अगर मान लो यहां पर है, अभी हिल्स हैं तो ऐसे ही मान लो ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 1 2 3, इसको यहां अप्लाई करके देखो इस कंसेप्ट को। ये यहां पर जो रूलर है, सॉरी, यहां पर जो एनिमीज हैं, एनिमी की जो फोर्सेस हैं, वो पहाड़ के इस तरफ घेराबंदी करके बैठी हुई हैं सबसे टॉप पर। नीचे उतरोगे तो खदेड़े जाओगे ना, नीचे विजयनगर एम्पायर की फोर्सेस होंगी कि नहीं होंगी, है ना। ब्लॉकेड अगर कर भी लिया गया, ब्लॉकेड अगर घेराबंदी कर भी ली गई, कुछ कर नहीं सकते आप उनका। क्या रोकोगे, क्या सप्लाई रोकोगे? खेती बाड़ी कहां पर है? अंदर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, टेंपल्स कहां पर हैं? अंदर। चलो ठीक है, पहली पहाड़ी को क्रॉस करके आ भी गए, किस्मत अच्छी थी। दूसरी पहाड़ी पर आए, दूसरी पहाड़ी तक पहुंच गए। ये जो अंदरूनी लेयर है, तीसरी लेयर, यहां पर फोर्सेस तैनात होंगी, वो आपको खदेड़ फेंकेंगी। आप दिख जाओगे पहले से ही कि आप उतर रहे हो पहाड़ी से नीचे की तरफ, और अंदर तक घुस गए तो इनके पास बहुत सारा इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, स्पाई सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिससे आपको रोका जा सकता है। आज तक, इसलिए आज मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूं, मतलब समझ जाओ, कंटेम्प्रेरी वर्ड्स में बोल रहा हूं मैं, कि आज तक इसलिए कभी भी विजयनगर एम्पायर की इन्वेजन नहीं हुई थी। हारे तो सामने आंखों से आंखें मिलाकर, सीना से सीना मिलाकर, राक्षसी तंगड़ी बनी हट्टी या फिर तलाईकोटा, कुछ भी बोल लो, तलीकोटा, इस युद्ध के मैदान में हारे। कभी भी ऐसा नहीं था कि behmani किंगडम, गजापति रूलर्स, ये सारे मिल गए और इन्वेड कर दिया। यहां पर पॉसिबल ही नहीं था, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ओके, तो इन ऑर्डर टू वेज कॉन्टिन्यूस वॉर्स देयर वाज अ नीड टू कीप द लार्ज आर्मी। विजयनगर आर्मी जो थी वो काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज थी और एफिशिएंट थी। इट कंसिस्टेड ऑफ कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड एलिफेंट्स। अच्छी ब्रीडिंग के हॉर्सेज जो थे वो फॉरेन ट्रेडर्स के द्वारा मंगवाए जाते थे। कहां से? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट वगैरह कंट्री से। ठीक है, विजयनगर रूलर जो थे हाई क्वालिटी के घोड़े जो है वो इंपोर्ट करते थे अक्रॉस द अरेबियन सी, फ्रॉम अरेबिया एंड अदर गल्फ कंट्रीज। द पोर्ट ऑफ मालाबार, इट वॉज द सेंटर ऑफ दिस ट्रेड, घोड़ों के व्यापार के लिए, एंड द ट्रेड इन अदर लग्जरी कमोडिटीज। विजयनगर रूलर जो थे, दे ऑलवेज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द पोर्ट ऑफ मालाबार। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कैट से विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या थी, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। अमारा नायक सिस्टम, याद है आशिमा? क्लास 12 हिस्ट्री। बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था आपको, है ना? राइट अ नोट ऑन अमारा नायक सिस्टम। टॉप ग्रेड के जो ऑफिसर्स थे आर्मी के, देवर नोन एज नायक्स एंड पलैयागार्स या फिर पॉलीगार। ये जो ऑफिसर्स थे इनको लैंड दिया जाता था कॉल्ड एज अमारम। अगर यही दिल्ली सल्तनत होता और उनको जमीन मिलती तो हम इनको क्या कहते? इक्ता कहते, और लैंड होल्डर्स को क्या कहते? इक्तेदार, है ना? तो इनको क्या करा जाता था? ये जो टॉप ग्रेड ऑफिसर थे आर्मी के, इनको बोला जाता था नायक या पलाईगार्स या पॉलीगार्स, आप इनको बोलो। इनको जमीन दी जाती थी, जमीन को क्या बोला जाता था? अमारम दिया जाता था इनको, अपनी किसके बदले? इन लिeu ऑफ देयर, इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस, व्हाइल सोल्जर्स वर पेड इन कैश। याद है खिलजी सल्तनत के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? सोल्जर्स को कैश में पे करना स्टार्ट करा था। इसलिए मैंने आपसे बोला इनका मिलता जुलता एडमिनिस्ट्रेशन किससे लगेगा आपको?
बिल्कुल दिल्ली सल्तनत की तरह, और स्पेशली खिलजी डायनेस्टी। और अब आप देख लो, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं मंगवाता था बाहर से घोड़े, मंगवाता था कि नहीं मंगवाता था? नायक्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन हिज अमारम, इन हिज एरिया, लैंड जो उसको दिया रखा था, वो टैक्स कलेक्ट करता था इस एरिया में। एंड विथ दिस इनकम ही मेंटेन्ड हिज आर्मी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, वेपन्स ऑफ वॉरफेयर, जो कि उसको रायास को सप्लाई करने पड़ते थे, राजास को सप्लाई करने पड़ते थे, विजयनगर रूलर्स को सप्लाई करने पड़ते थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नेसेसिटी, जब भी युद्ध वगैरह हो जाएगा या कोई भिड़प हो जाएगी तब। तो टॉप पर कौन है, जल्दी बताओ मुझे फिर से, रायास के नायक? मैंने आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिया था, कहां गया ये टॉप पर है रायास, उनके नीचे काम कर रहे हैं नायक्स, ठीक है। नायक जो था, ही वॉज ऑल्सो द कमांडर ऑफ द फोर्ट्स, तो सम ऑफ द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स, ये कैनाल्स वगैरह बनवाते थे बहुत ज्यादा, है ना। अमारा नायक जो सिस्टम था, मतलब ये जो अमारा नायक, जिसको मतलब अमार मतलब जो लैंड दिया जा रहा है नायक्स को, दे सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर रॉयल्टी। और मुझे एक बात बताओ, एक कौन सी ओकेजन थी जहां पर गिफ्ट लेकर आते थे? नवरात्रों वाला फेस्टिवल, जल्दी बताओ, कई बार बता चुका उसका नाम, अब बताओ। महानवामी डिब्बा, ठीक है। तो इट इज नोटवर्दी टू एड दैट इन द 17th century several of these नायक्स सच एज दोज ऑफ तंजौर रीजन एंड मदुराई रीजन, ये इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, एंड दे एस्टैब्लिश सेपरेट स्टेट्स एंड इमर्ज एज पावरफुल सेक्शन दैट चैलेंज द विजयनगर अथॉरिटी। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को वीक करने का उन्होंने काम करा, एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिफीट ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ तलीकोटा, या राक्षसी तंगड़ी, या फिर बनीहट्टी, कुछ भी कह लो आप, ये तीनों नाम है इसके, ठीक है। बनीहट्टी, तलीकोटा, राक्षसी तंगड़ी। विजयनगर स्टेट जो है, इट वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर आर्म्स, एंड दे एम्प्लॉयड टर्किश एंड पोर्चुगीज एक्सपर्ट्स टू ट्रेन द सोल्जर्स, कि दुनिया में जो भी लेटेस्ट वेपनरी चल रही है वॉरफेयर की, हमारे सैनिकों के पास भी वो चीज होनी चाहिए। ये रवैया आगे चलकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है, किसका? मॉडर्न वॉरफेयर होना, मॉडर्न आर्टिलरीज, मॉडर्न गन्स, वेपन्स, ये सब होना चाहिए, बताओ किसका? हाँ, शाबाश, ब्रिलियंट। और कौन सा रूलर? फ्रेंच लोगों के साथ दोस्ती कर रखी थी उसने? अरे यार, वो तो बाप था, टीपू सुल्तान। सबसे लेटेस्ट वेपन उसी के पास होते थे, हैदर अली इतना इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, कह सकते हो, हाँ ठीक है, मतलब, लेकिन हम टीपू सुल्तान ही पढ़ते हैं तो ठीक है। तो वॉल्स ऑफ द फोर्ट, अब वो ऑब्वियसली बात है, बेटा कोई बंदूक लेकर आया, पापा ये तो कहेगा नहीं, ये हटाओ, फालतू के पैसे खर्च कर रहा तू, काम तो आए उसके यार, वो वाली चीज़ है ना। तो द वॉल्स ऑफ द फोर्ट्स वर मेड थिक टू काउंटर द फायर आर्म्स, एंड स्पेशल काइंड ऑफ डोर विथ फोर्टिफाइड वॉल फ्रंट्स वर कंस्ट्रक्टेड। समझ पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को? मोटी मोटी दीवारें, मोटे मोटे दरवाजे, बुलेट प्रूफ करने के लिए उनको, ठीक है। मतलब ये देखो चलता क्या था, देखो श्रेया, बंदूकें आई, इन्होंने सोल्जर से बोला जरा इस किले पे चलाना हमारी दीवार पे, इन्होंने देखा छेद हो गया गोला बारूद से, या फट गई दीवारें, दरवाजे टूट गए। तो एक सबक मिला ना कि कल को शत्रु के पास भी तो हो सकते थे मॉडर्न वेपन इससे भी खतरनाक। तो दीवारों के पीछे या उसके आगे सीमेंट की चुनवाई और करवाना स्टार्ट करी। चुनवाई जानते हो ना, मतलब एक तरीके से ये मेसन वर्क, मेसेंड्री, पूरे का पूरा एक और दीवार के आगे दीवार खड़ी करवाना स्टार्ट करवाई। तो ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट्स स्पेशल काइंड्स ऑफ बिग होल्स वर मेड टू रेस्ट द गन्स। मतलब देखो, और यहां आपका, अगर मैं इसको इस स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाऊं, ये जो छेद है यहां क्या रखा होगा, समझ गए क्या कहना चाह रहा है? जैसी लड़ाई होगी फटाफट सब लोग सैनिक अपने अपनी अपनी बंदूकें उठाओ, अपने अपने पिलर पर तैनात हो जाओ, शूट फायर, ठीक है। स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरापेट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द फोर्ट्स टू पुट द कैनन्स ऑन इट। अब ये पैरापेट्स मतलब जैसे राजस्थान में वो ऊपर नहीं होती दीवारें किले की, मतलब जहां पर ये तोपे और ये देखने के लिए घूमने फिरने की जगह पर रखी होती है, आपने देखा होगा कभी कभार, ठीक है। पैरापेट दिखा देता हूँ आपको,
एक जगह नहीं होती जैसे ये मैंने आपको बताया ना, राजस्थान वगैरह आप घूमने जाओगे तो आपको ये ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसे कई सारी जगह पर ये रखा रहता है। गोवा वगैरह में भी होता है। ये जगह पूरी दीवार है, इसको पूरा एनक्लोज करके भी बनवाया जा सकता था, लेकिन ये स्पेस छोड़ा हुआ है कि यहाँ पर अब जैसे तोप आएगी तो ऑब्वियस ही बात है, सामने अगर किसी पे निशाना साधना है तो इसके ऊपर से थोड़ी ना साधेगी निशाना, ये सामने अलग अलग जगह पर ही स्पेसेस, ये स्पेसेस बनाए जाते थे, इंटरवॉल स्पेसेस। तो स्पेशल काइंड ऑफ, इसको क्या बोला जाता है, पैरापेट्स। दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द फोर्ट्स टू पुट द कैनन्स ऑन इट। सेम चीज ये, सेम ये है पैरापेट। क्या ये पैरापेट? तो दे हैड बोथ स्मॉल फायर आर्म्स सच एज राइफल्स एंड पिस्तल्स का यहाँ पर यूज होता था, एंड सर्टेन हैवी आर्म्स सच एज कैनन्स टू, विच हैड टू बी पुट ऑन द बुलक कार्ट या हाथी पर एंड पुश इन टू द बैटल फील्ड। ये कैसे दिखा देता हूँ। दिल्ली सल्तनत इससे पूरा मतलब कंटेम्प्रेरी या काइंड ऑफ पुराना, खिलजी, चलो खिलजी डायनेस्टी तो इससे पुरानी हो चुकी है, काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। यहां पर आप देखो, ये देखो, किसी न किसी चीज़ पे रेस्ट करवाया जा रहा है ना, और इनके जो किले हैं यहाँ पर भी ये तोपे वगैरह ये रखी जा रही हैं, लेकिन ये डिफेंड करने में इतने ज़्यादा अपने आप को सक्षम नहीं थे। इसको देखना ज़रा, पहले आग लगा गई। ये वाला वेपन अभी देख लो, आगे जाके हमारे काम आएगा। वेपन नहीं मतलब आप इसको कैनन कह सकते हो। देख लो अभी आगे जाके हम जब पढ़ेंगे अभी मुगल एम्पायर वगैरह या इस चैप्टर में आगे, तभी आपको देखने को मिलेगा। आग लगा दी गई। गुलेल की तरह मतलब ये गोला बारूद जाएगी किले पर। समझ गए? तो ये सब अगर ये जो हैवी आर्म्स है कैनन्स, इनको ऑब्वियस की बात है बुलक कार्ट या फिर हाथी पे ही लेकर आया जाएगा, हाथी घसीट घसीट के लेकर आए जाएंगे और फिर बैटल फील्ड में लेकर आया जाएगा इनको, है ना। ये चीज़ है, समझ गए? क्लियरिटी मिल गई? या फिर से कुछ बताऊं? पैरापेट और ये दोनों चीज़ें समझ में आई, इसके एनालिसिस समझ में आई? ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। सामाजिक जिंदगी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।